Good morning class 10. Myself Dr. Renu. Welcome to my class. बच्चों हम लोग इस वीडियो में अपने प्रीवियस वीडियो के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक क्या? फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन मीन्स कि ऐसी क्रॉप्स जो कि अनाज नहीं होती हैं, तो उनमें बहुत सारी क्रॉप्स आ जाती हैं लाइक टी, कॉफ़ी, रबर, फाइबर क्रॉप्स। ये सारी क्रॉप्स इनमें आ जाती हैं। तो मेनली इस समय अब हम लोग पढ़ेंगे टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी को इसमें हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टी से। टी क्या है बेटा? आजकल आप लोग तो बच्चों जानते हैं कि इंडिया में टी का बहुत प्रचलन है। चाय, टी मीन्स चाय। इनिशियली जो टी है इंडिया की क्रॉप नहीं है, और इसमें इंडिया में टी को लाने का श्रेय ब्रिटिशर्स को दिया जाता। अंग्रेज इसे अपने साथ लेकर आए थे। तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग की बहुत सारे लोगों की शुरुआत ही चाय से होती है। दिन की शुरुआत, सुबह उठते मान बैठ टी चाहिए, शाम को टी चाहिए, कोई आ जाता है तो हम लोग अपने घर में उसको चाय ऑफर करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि टी और कॉफ़ी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स हैं। बेवरेज क्रॉप्स मीन्स बच्चों, अब यहाँ पे आपको आश्चर्य होगा कि बेवरेज क्रॉप क्या होती है। तो बेवरेज क्रॉप में उन क्रॉप्स को बोलते हैं जो कि पीने के लिए यूज़ की जाती है, पेय पदार्थ जो पीने के काम में आती है। तो टी और कॉफ़ी दोनों बेवरेज क्रॉप हैं। नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप। तो टी एंड कॉफ़ी दोनों ही प्लांटेशन क्रॉप हैं। अब प्लांटेशन क्रॉप मैंने कई बार पहले आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। प्लांटेशन या बागान, प्लांटेशन क्रॉप्स उन क्रॉप्स को बोलते हैं जो कि एक लार्ज एरिया पे सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, तो वो कहलाती है प्लांटेशन क्रॉप। टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन क्रॉप है। इसका एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि बच्चों जिन बच्चों के घर गांव में होते हैं उन लोग ने अक्सर देखा होगा कि अमरूद की बगिया, आम की बगिया, मतलब कि बहुत बड़े एरिया में एक ही तरह के पेड़ को लगाना, वो कहलाता है प्लांटेशन या बागान। तो टी एंड कॉफ़ी दोनों बेवरेज क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप है। और टी इंडिया में लाने का श्रेय इनिशियली ब्रिटिशर्स लाए थे, और कॉफ़ी जो है इंडिया में कहाँ से आई थी? यमन से आई थी। कॉफ़ी इंडिया में यमन से लाई गई है। अब फर्स्ट पॉइंट है टी ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। टी जो है ट्रॉपिकल के साथ साथ सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो की जाती है। ट्रॉपिकल एरिया में मेनली आ जाएगा इधर नॉर्थ के स्टेट्स हैं, पूरा यूपी, नॉर्थ के ट्रॉपिकल में नॉर्थ आ जाएगा, और सब ट्रॉपिकल में आपका आ जाएगा साउथ के स्टेट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्रो वेल ऑन डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। जो टी है वो कहाँ पे अच्छे से ग्रो होती है? जो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, अच्छे से ड्रेन्ड होती है, अच्छे से सिंचित होती है, वहाँ पर ये ग्रोन होती है। इसके लिए मेनली असम जो है बेस्ट स्टेट है टी प्लांटेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंट एंड इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। और इसके साथ ही साथ टी के लिए फ्रीक्वेंट मतलब लगातार बिना रुके बारिश चाहिए, और ये सब जगहों पे समान बारिश चाहिए। तो इसके लिए भी असम मेरा फेवरेट स्टेट है। नेक्स्ट है टी जो है लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। लेबर इंटेंसिव क्रॉप मीन्स कि इसमें लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लांटेशन से लेकर, बागान से लेकर इसके प्रोसेसिंग होने तक की जो पूरी प्रोसेस है उसमें लेबर की बहुत ज़रूरत होती है। चाय के पेड़ को लगाना, उनको ग्रो होना, फिर उसकी पत्तियों को तोड़ करके फिर उसको वो पूरे मिल्स में लाना, फिर वहाँ पर उसको प्रोसेसिंग करके उसको ड्राई किया जाता है, और रिफ्रेश करने के लिए उसको रीस्टोर किया जाता है। इन सारी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए असम में चीप और इसके लेबर मिल जाते हैं। इसके लिए असम है, दार्जिलिंग टी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं या ये सिटीज़ हैं, दार्जिलिंग, ये फेमस है टी के ग्रो के लिए। और इसके लिए लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर इंटेंसिव के लिए मेनली ऐसे लेबर की ज़रूरत होती है जो कि हर समय वहाँ पर रहे और उस क्रॉप्स को दे सकें। तो इसके लिए
माइग्रेंट लेबर की जरूरत होती है। माइग्रेंट लेबर उन लेबर्स को बोलते हैं बेटा जो कि काम की तलाश में अपने घर को, अपने स्टेट को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। क्योंकि ये अपने घर से बाहर रहते हैं इसलिए ये कहीं और जा नहीं सकते, इनको उन बागानों के आसपास ही रहना पड़ता है और ये हर वक्त उन क्रॉप्स को देखते रहते हैं, इसलिए इनके ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। सो टी इज अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप। नेक्स्ट है प्रोसेस विद इन टी गार्डन टू रिस्टोर फ्रेशनेस। मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि ये टी की पत्तियों से या चाय की पत्तियों से इसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और इस गार्डन से ही इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है असम, दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। असम, दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी जिला जो है वो टी के मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट और सिटीज हैं। सेकेंड, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। इंडिया जो है टी का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद ये पूरे विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडिया में होता है। तो आई होप बच्चों आपको टी पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेरी क्रॉप है कॉफ़ी। कॉफ़ी है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप। अभी मैंने पहले आपको बताया टी है फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, कॉफ़ी है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप और इंडियन कॉफ़ी इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी। इंडिया में जो कॉफ़ी पाई जाती है, मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब किया है कि कॉफ़ी इंडिया में यमन से लाई गई है और इंडिया की जो कॉफ़ी की क्वालिटी है बहुत हाई क्वालिटी है और इंडियन कॉफ़ी जो है अपनी क्वालिटी के लिए फेमस होती है और इंडियन कॉफ़ी जो है वो अरेबिका के नाम से जानी जाती है। अरेबिक वेराइटी ब्रॉट फ्रॉम यमन। हिली एंड स्लोपी सॉइल। कॉफ़ी जो है हिली एंड स्लोपी सॉइल मीन्स की पहाड़ी और ढलान वाले एरिया। इधर देखिए फिगर बच्चों, यहाँ पहाड़ी और ढलान वाले एरिया में यहाँ पर कॉफ़ी ग्रो की जाती है। मेनली टी और कॉफ़ी ऐसी क्रॉप्स होती हैं कि इनमें वाटर लैगिंग ना होने पाए, ऐसी जगहों पर इनको ग्रो किया जाता है कि अगर वाटर लॉगिंग हो गया तो ये सड़ जाएंगी, इसलिए ढलानों पर ऐसी जगहों पर इनको ग्रो किया जाता है। इंडिया प्रोड्यूस 4% ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की कॉफ़ी के प्रोडक्शन का 4% ग्रो करता है। इट इज़ प्रोसेस थ्रू मशीन। कॉफ़ी जो है वो मशीन के थ्रू प्रोसेस की जाती है कॉफ़ी के नट्स से। टी जो है टी की लीफ से प्रोसेस की जाती है, कॉफ़ी जो है कॉफ़ी के नट से प्रोसेस की जाती है और इसके लिए मशीन की रिक्वायरमेंट्स होती है, इसलिए इसमें लेबर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। इनिशियली प्रोड्यूस इन बाबा बुदन हिल्स, नाउ चिकमंगलूर, कर्नाटका। कॉफ़ी जो है मेनली है बाबा बुदन हिल्स जो इस समय प्रेजेंट टाइम चिकमंगलूर कर्नाटका में है, वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। तो आई होप बच्चों आपको टी एंड कॉफ़ी जो दोनों बेवरेज क्रॉप्स हैं ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये सारे पॉइंट्स आप अपने माइंड में सेट कर लें तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन को फॉर्म करने में दिक्कत नहीं होगी और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है या पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द टी, रिक्वायर्ड कंडीशंस ऑफ द टी या फिर डिफरेंसेस बिटवीन टी एंड कॉफ़ी, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों अब मेरी नेक्स्ट क्रॉप है रबर। रबर ऐसी क्रॉप है जिसका ग्रो किया जाता है और जो खाने के लिए यूज़ नहीं की जाती है। रबर जो मेनली है वो इक्वेटोरियल क्रॉप है, भूमध्य सागर के आसपास ग्रो की जाती है, लेकिन इसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ग्रो किया जा सकता है। रबर इट हैज़ मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है सोलली डिपेंड ऑन द रबर। मेनली जो मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आप समझते हैं, यहाँ जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें जो टायर्स होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, रबर्स के। और इट हैज़ वेरियस यूजेस लाइक आपका हो जाएगा टायर्स है, कैमल बैक है, पर्स है, बेल्ट है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि रबर से बनती हैं। और इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए कैसे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, नमी वाले क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। रेनफॉल इसके लिए चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा और टेम्परेचर चाहिए 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, क्योंकि रबर जो है ये अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। मैंने आपको भी बताया कि
बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रबड़ का यूज़ रॉ मटेरियल के रूप में होता है। बहुत सारे फुटवियर्स, पर्स, बेल्ट, कैमल बैग, टायर इंडस्ट्रीज़, ये सब के लिए रबड़ का यूज़ क्या होता है, रॉ मटेरियल के लिए होता है। और इसके साथ ही साथ बच्चों आपको पता नहीं होगा कि रबड़ कैसे बनाया जाता है। रबड़ बनता है रबड़ के पेड़ से। रबड़ के पेड़ से एक मिल्क निकलता है जिसको रबड़ मिल्क बोलते हैं। और ये सपोज कीजिए कि ये रबड़ का पेड़ है, ये बहुत ऊंचा होता है और यहाँ से मिल्क निकलता है। यहाँ पर कट करके इसके नीचे एक पॉट लगा दिया जाता है और इससे जो ये रबड़ मिल्क जिसको कि लेटेक्स बोलते हैं, लेटेक्स इससे से निकल के यहाँ पे कलेक्ट होता है। तो हर जगह पर, कई जगह पर ये इस तरह से पॉट कट लगा के बना दिए जाते हैं। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए लेबर की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि रबड़ इंडस्ट्री जो है मेनली लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि ये पेड़ों के ऊपर चढ़ करके इन पॉट्स को लगाना, फिर उसमें से रबड़ मिल्क को कलेक्ट करना, फिर उसको निकाल के लाना, इसके लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ती है। तो मेनली रबड़ मेजर एरियाज कौन से हैं जहाँ पर इंडिया में रबड़ का प्रोडक्शन होता है? केरला, मेघालय, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार, इन सारे एरियाज में रबड़ का प्रोडक्शन होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे क्रॉप्स क्लियर हो गए होंगे। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में एक न्यू टॉपिक के साथ। इफ यू वांट स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक बच्चों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको उन क्रॉप्स के बारे में डिस्क्राइब किया जो कि ऐसी क्रॉप्स थी जो कि फूड क्रॉप्स नहीं थी। तो उसमें मैंने आपको 3 क्रॉप्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं फाइबर क्रॉप्स के बारे में। अब फाइबर क्रॉप्स उन क्रॉप्स को कहते हैं जो रेशेदार क्रॉप्स होती है, जो कि कपड़े बनाने के या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यूज़ में आती हैं। तो इंडिया में मेनली 4 टाइप्स ऑफ मेजर फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क। ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स इंडिया में पाई जाती हैं। इसमें जो फर्स्ट 3 हैं वो कहाँ ग्रो की जाती हैं? वो सॉइल में ग्रो की जाती हैं, जबकि लास्ट वाली जो नेचुरल सिल्क है ये हमें कोकून्स ऑफ सिल्कवॉर्म से मिलती है, जिनको कि मलबेरी ट्री की लीव्स में फेड किया जाता है। इट मीन्स कि शहतूत का पेड़ होता है, उसमें सिल्कवॉर्म का एक कीड़ा होता है, उसको पाला जाता है, रेयर किया जाता है, उससे ही हमें नेचुरल सिल्क मिलता है। तो जिसको कि कहते हैं सेरीकल्चर। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से हो सकती है, रेयरिंग ऑफ कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। तो ये आपको समझ में बेटा ये क्लियर हो गया होगा कि कॉटन, जूट, हेम्प जो है वो ग्रो किए जाते हैं सॉइल में। नेचुरल सिल्क जो हमें सिल्कवॉर्म के कोकून से मिलती है। अब ये तो हो गया। अब हम लोग जो 2 मेन फाइबर क्रॉप है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो डिस्कस करेंगे फर्स्ट मेन फाइबर क्रॉप है कॉटन। कॉटन जो है वो नेटिव क्रॉप है इंडिया की। इंडिया में ही सबसे पहले यहाँ पे ही पाई गई है कॉटन। और इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। फर्स्ट है इजिप्ट, सेकंड है गाजा स्ट्रिप और 3rd है इंडिया, जो कि कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कॉटन है रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन जो है ये कपास जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारा जो वस्त्र उद्योग है, उसके लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है। ग्रोज वेल ऑन ब्लैक सॉइल। और ये कहाँ पे अच्छे से वो ग्रो करता है? ब्लैक सॉइल। अब आपको तो पता चल गया होगा कि ब्लैक सॉइल का एक अदर नेम भी है जिसको क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल, या जिसमें कि कपास क्रिएट होता है, कपास को ग्रो किया जाता है। तो ब्लैक सॉइल ही कॉटन के लिए सबसे फेवरेबल सॉइल होती है। अब इसके लिए कॉटन के लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है? हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, और ये खारिफ क्रॉप है। ये खारिफ क्रॉप है, इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है और लो रेनफॉल की। हाई टेम्परेचर मीन्स
सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और 60 to 85 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। मैच्योरिटी पीरियड इसका कितना है? 6 to 8 मंथ। ये जो क्रॉप है ये मैच्योर होने में ज़्यादा समय लेती है, ज़्यादा टाइम पीरियड लेती है। और इसके साथ ही साथ 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब कि हमें कोहरा रहित 210 दिन और एकदम चमकीला सूरज वाला दिन चाहिए इसकी मैच्योरिटी के लिए। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया इसका। इंडिया का कॉटन को इंडिया में ही नेटिव क्रॉप है इंडिया की। और हाई टेम्परेचर लो रेनफॉल चाहिए, खारिफ क्रॉप है। मैच्योरिटी पीरियड 6 to 8 मंथ है। 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए। और महाराष्ट्र, एमपी एंड गुजरात लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब नेक्स्ट क्रॉप है हमारी जूट। जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। अब इसको गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर? तो आपका आंसर होगा जूट। जूट को गोल्डन फाइबर इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इससे हमको इम्पोर्टेंट जो है फॉरेन करेंसी मिलती है। फॉरेन करेंसी इसलिए मिलती है कि जूट के जो बनाए हुए गुड्स होते हैं उसकी फॉरेन कंट्रीज में इसकी बहुत डिमांड होती है। तो जब ये गुड्स हमारे यहाँ से बन करके फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो उसके बदले में हमें वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी मिलती है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अब जूट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? हाई टेम्परेचर एंड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल ऑफ फ्लड प्लेन। अब जूट के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और अच्छी तरह से सींची गई उर्वर और उपजाऊ मिट्टी चाहिए। फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन्स मतलब बाढ़ से बने हुए मैदान, नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से जो मैदान बने होते हैं वो इसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अब अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई गंगा डेल्टा गया गंगा प्लेन इज एमिनेंटली इम्पॉर्टेंट फॉर द जूट, इम्पॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। तो इसके लिए इसका आंसर ये है बेटा कि क्यों गंगा का जो डेल्टा या गंगा का प्लेन है जूट के कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए यही कहा जा सकता है कि जूट के लिए हमें हाई टेम्परेचर, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल और फ्लड प्लेन चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट हमें गंगा प्लेन से मिलती है क्योंकि गंगा अपने साथ लेकर के आती है, क्या लेकर के आती है? सिल्ट लेकर के आती है और हर साल उसमें बाढ़ होती है तो वो रिन्यूड करती है, वो अपने रिन्यूड कर लेती है, फ्लड प्लेन्स बनते हैं तो जिससे कि जो वहाँ की सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल हो जाती है और वो जूट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसके साथ ही साथ जो फ्लड प्लेन्स हैं वो वेस्ट बंगाल के आसपास जूट का कल्टीवेशन इसलिए ज़्यादा होता है और इसके साथ ही साथ वेस्ट बंगाल बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और चूँकि जूट जो है एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है तो इसके लिए आसानी से लेबर अवेलेबल हो जाते हैं, चीप एंड स्किल लेबर अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए अधिकतर जूट इंडस्ट्री जो है वेस्ट बंगाल में और ये गंगा के प्लेन में ही डेवलप हुई है। तो ये आपको आंसर मिल गया होगा कि वाई गंगा प्लेन इज एमिनेंटली रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट क्रॉप। अब यूज फॉर मेकिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जूट जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज किया जाता है, मैट, चटाई, रोप, रस्सी, कारपेट्स एंड गनी बैग्स। गनी बैग्स आपने जूट के बैग्स देखे होंगे, उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। अब इसका इसकी एक माइनस पॉइंट ये है जूट का कि बेटा लॉसिंग मार्केट ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड सिंथेटिक फाइबर। जूट को बनाने में या जूट को पूरा प्रोसेसिंग करने में बहुत मेहनत लगती है और लेबर की ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है और हाथ से वर्क होता है, इसलिए बहुत इसकी कॉस्ट जो है बहुत हाई हो जाती है, इसलिए बहुत महंगा हो जाता है। इस वजह से ये धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी को खो रहा है, मार्केट से गायब हो रहा है। इसके साथ ही साथ सिंथेटिक फाइबर, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर या नायलॉन के फाइबर बन गए हैं जो चीपेस्ट भी होते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जूट जो है धीरे धीरे मार्केट से गायब हो रहा है और इसकी पॉपुलैरिटी भी कम हो रही है। तो मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, मेघालय, ये सारे मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। इन दोनों क्रॉप्स को कंपेयर भी किया जाता है और अक्सर अलग अलग इनके बारे में क्वेश्चन भी आता है। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया कि विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर और
ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये सारा आपको सेरिकल्चर क्या है ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। तो अब हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, तकनीकी और संस्थागत सुधार। अब ये क्या है तकनीकी और संस्थागत सुधार? अभी तक हम लोगों ने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, क्रॉप पैटर्न के बारे में पढ़ा, वेरियस क्रॉप्स के बारे में पढ़ा और भी बहुत से उनसे रिलेटेड इश्यूज के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लेकिन इनकी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और ये क्यों रिक्वायर्ड है, इनकी क्यों ज़रूरत है हमें टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की। बिकॉज बेटा जो हमारा इंडिया है वो कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का या लगभग 70% लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। तो इसलिए हमें ऐसे कोशिश करनी चाहिए जिससे कि ये सेक्टर ग्रो कर सके। कुछ रिफॉर्म्स अगर हम इनमें रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे एग्रीकल्चर में तो फिर हम आगे ग्रो नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर हम उनको फेस करते हैं तो उसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए। अब वो चैलेंजेस क्या है तो हम चलिए आपको डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट चैलेंज ये है बेटा कि हमारे देश की पॉपुलेशन सेकेंड नंबर पर है वो पूरे वर्ल्ड में, बढ़ती ही जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जितनी ही जनसंख्या बढ़ती जाएगी उनको फीड करने के लिए हमें उतने ही फूड ग्रेन्स की ज़रूरत होगी, उनको फीड करने के लिए हमें एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना पड़ेगा। सेकेंड नीड है हमारी, यह चैलेंज है कि जो बढ़ती हुई सुसाइड, आप देखते हैं कि अक्सर न्यूज़ आती है कि आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में इतने किसानों ने सुसाइड कर लिया। इस सुसाइड को रोकने के लिए भी हमें क्या करना है, रिफॉर्म करना है। थर्ड है कि हमारा जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या जो हम लोगों ने नेचर का बहुत जो एक्सप्लॉयटेशन किया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिख रहे हैं, उसका इफेक्ट भी एग्रीकल्चर पे आ रहा है। तो इन सब चैलेंजेस को दूर करने के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने ही होंगे। और इन टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाए हैं वो है इस तरीके से: कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। अब कलेक्टिवाइजेशन क्या है? कलेक्टिवाइजेशन मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या राइट ऑफ इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार के नियम के तहत जो लैंड्स होती हैं वो कई छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे कि जो फार्मर्स के पास जो होती लैंड होल्डिंग क्या है वो कम होता जा रहा है, लैंड का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो इससे ज़्यादा उस पर किसान खेती नहीं कर सकते, उनको प्रॉफिट नहीं ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, छोटी होल्डिंग्स को मिला करके, अगर एक किसान की सपोज कीजिए एक गांव में छोटे 4-5 खेत हैं वो एक साथ ना हो करके दूर पे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन सारे खेतों के बदले में एक बड़ी जमीन उसी माप की उस किसान को कहीं और दे दी है। तो ये कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम कहलाता है। इसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जो भी होल्डिंग्स हैं उनको कंसोलिडेट करना, मजबूत करना। कोऑपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, आपस में सहभागिता, कोऑपरेशन करना और एबॉलिशन ऑफ जमींदारी को खत्म करना। बच्चों आप तो जानते ही हैं कि फ्रीडम के पहले या फ्रीडम के बाद भी बहुत सालों तक जमींदारी प्रथा चलती रही। जमींदार वो होते थे जिनके पास बड़ी लैंड्स होती थी और वो फार्मर से या पीजेंट से अपनी लैंड पर काम करवाते थे और उसके बदले में उनको बहुत कम वेजेस देते थे और इससे किसानों का जो पीजेंट का ग्रो नहीं हो पाता था। तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल या इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किए और लैंड रिफॉर्म पे सबसे पहले फोकस किया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे। हमारे देश में जो फर्स्ट 5 ईयर पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें
सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया गया और क्रॉप के इंश्योरेंस के लिए बहुत सारे प्रोविज़न बनाए गए। जो फसल थी उसके सुरक्षा के लिए, इंश्योरेंस के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए गए। किसके खिलाफ? जैसे ड्रॉट, अगर सूखा पड़ गया, किसान की फसल खराब हो गई तो इसके लिए भी उसको इंश्योरेंस मिलेगा। फ्लड, बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, आग से जल गई और इसके साथ ही साथ फसलों में कोई बीमारी या कीड़ा लग गया या पेस्टिसाइड की वजह से, तो इसके भी उसको इंश्योरेंस गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा। इसके अलावा क्या पॉइंट था? एस्टैब्लिश ऑफ ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर प्रोवाइडिंग लोन एट लो इंटरेस्ट रेट। पहले बेटा बच्चों आपको जानकर ये आश्चर्य हो कि अधिकतर हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या थी, अब से कुछ 30-40 साल पहले पढ़ी लिखी नहीं होती थी और उसके पास कोलैटरल भी नहीं होता था। कोलैटरल क्या है? ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में बताया है। कोलैटरल होता है गिरवी रखना। किसी भी चीज़ को अगर आप लोन लेते हैं उसके बदले में आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है तो वो कोलैटरल कहलाता है। तो ग्रामीण जो होते थे वो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे और कोलैटरल भी नहीं होता था। इससे क्या होता था, वो उनको जब जरूरत पड़ती थी लोन के लिए तो इनफॉर्मल सोर्सेज जैसे साहूकार इनके पास चले जाते थे लोन लेने के लिए और लोन लेके वो डेट ट्रैप में, कर्ज के जाल में फंसते चले जाते थे। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ी कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि उनको कम रेट पर उनको लोन मिल सके और सही लोन मिल सके। इसके लिए किसान ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, जिससे कि उनको, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना की गई जिससे कि किसानों को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सके। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इसका भी एक मेन वैल्यू है हमारे एग्रीकल्चर में। बेटा MSP वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि गवर्नमेंट की ओर से डिसाइड किया जाता था। अब किसानों के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि कम फसल हो तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा फसल हो तो भी प्रॉब्लम। ज़्यादा फसल होने पर उनकी फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल पाते थे, इसलिए किसानों को लॉस होता रहता था। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब हर एक क्रॉप का एक MSP डिसाइड कर दिया जाएगा। उससे कम या ज़्यादा में कोई फसल खरीदी ना तो खरीदी जाएगी ना बेची जाएगी। पहले क्या होता था, जो बिचौलिए या दलाल होते थे वो किसानों के खेतों में पहुंचकर ही फसलों को, पूरी फसलों को कम दाम पर उनसे खरीद लेते थे, फिर ला करके उनको बाहर सिटीज़ में बेच देते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने खुद ही किसानों से फसलों को लेने का फैसला किया है और उनकी जो मुनाफा है या जो पैसा है सीधे किसानों के बैंक में जाकर के डिपॉजिट होगा। बीच में अब कोई भी उसका मिसयूज नहीं कर सकता। तो इसके लिए MSP डिसाइड किया गया। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। ये तो हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो गए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स मतलब तकनीकी सुधार क्या किए गए? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसे कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन की वजह से, जिसका श्रेय दिया जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। उन्होंने मेनली क्या किया कि जो हमारी फसलें थी उसमें क्रांति लाने के लिए नए नए बीजों का, नई हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज़ किया और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके फसलों के उत्पादन को बढ़ाना, केमिकल का यूज़ करके फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो बढ़ाया गया वो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या कहलाया गया। में इसका ये असर, जो इम्पैक्ट था मेनली जो था वो दो फसलों के ऊपर देखने को मिला, व्हीट एंड राइस के ऊपर। और ये मेनली उधर नॉर्थ के स्टेट्स पे ही ज़्यादा इसका इफेक्ट दिखाई गया। पंजाब और हरियाणा एक ऐसे दो स्टेट बने जिन्होंने इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। नेक्स्ट था हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है दूध के ज़्यादा उत्पादन से संबंधित है और इसका हम क्रेडिट देंगे वर्गीस कुरियन को, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया और दूध के उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया ताकि हर घर में दूध को पहुंचाया जा सके। और अमूल नामक संस्था इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई गुजरात में, आनंद में। आप अमूल के नाम से जानते हैं, अमूल के हम लोग बटर खाते हैं, मिल्क भी लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म किए गए। इसके अलावा भी किसानों के लिए वेदर बुलेटिन्स चलाए गए, मौसम संबंधी न्यूज़ चलाई गई, जिससे कि उनको सारी न्यूज़ मिल सके और वो अपने फसलों की रक्षा कर सके। एग्रीकल्चरल प्रोग्राम चलाए गए और
पर भी, टेलीविज़न पर भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए लाइक किसान मित्र, जिससे समय समय पर उनको फसलों के संरक्षण के लिए उनको पेस्टिसाइड से कैसे बचाया जाए, इंसेक्ट से कैसे बचाए, ये सारी जानकारी कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट उन चैनल्स पर आकर किसानों को देते हैं, जिससे किसान अपनी फसलों की रक्षा कर सके और अच्छी से फसल ग्रो कर सके, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर सके। अब सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इसके अलावा भी गवर्नमेंट के द्वारा एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया गया कि जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर सब्सिडी दी जा रही है किसानों को गवर्नमेंट की ओर से। मान लीजिए कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनके बीज बहुत महंगे होते हैं, उनको वो फार्मर हायर नहीं कर पाते, तो इसके लिए गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी या अनुदान भी दिया जाता है। तो ये सारे रिफॉर्म्स हमारे गवर्नमेंट की ओर से चलाए गए एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए। इसके साथ ही साथ एक और आंदोलन चलाया गया जो कहलाया भूदान या ग्रामदान मूवमेंट। भूदान या ग्रामदान मूवमेंट, इसको किसने चलाया? विनोबा भावे ने चलाया, जो कि महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल हायर थे, उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे विनोबा भावे। उन्होंने इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को चलाया और उनका आइडिया था ग्राम स्वराज्य और पदयात्रा। उन्होंने पूरे देश की पदयात्रा की और सारे देश के किसानों से मिले, उनकी समस्याओं को जाना, उनके बारे में जाना। और जब वो पूरे देश की यात्रा कर रहे थे तो एक घटना पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में घटी। वहाँ बहुत सारे किसान इकट्ठा हुए थे और उन्होंने बताया कि विनोबा भावे से कि उनके पास लैंड नहीं है। 80,000 वो फार्मर्स थे, वो इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बताया कि उनके पास लैंड नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। तो इसी मीटिंग में अचानक से एक घटना हुई जिसमें कि श्री रामचंद्र नाम के एक बहुत बड़े किसान रामचंद्र रेड्डी वो उठ खड़े हुए और उन्होंने ये घोषणा की कि वो अपनी 80 एकड़ ज़मीन जो है वो उन 80 किसानों को दे देंगे जो कि लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो इस तरीके से ये कहलाया भूदान। जब ये जमीन का दान भूदान कहलाता है और धीरे धीरे जब ये बात चारों ओर देश में फैलने लगी तो लोग जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने गांवों का दान भी, ग्राम दान भी शुरू कर दिया, जो कहलाया ग्राम दान। या जमींदारों ने अपनी ज़मीन छोड़नी शुरू कर दी तो वो कहलाया ग्राम दान। उन्होंने गाँव वासियों के जो विलेजर्स थे उनको उन्होंने अपनी ज़मीन खुद से देनी शुरू कर दी। ऐसा उन्होंने इसलिए भी किया कि उनके पास जमींदार जो होते थे उनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी और उस समय तक इंडिया आज़ाद हो चुका था। उनको लगने लगा था कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार उनसे उनकी ज़मींदारी को छीन लेगी। इससे अच्छा होगा कि वो अपनी ज़मीन खुद से जो ऐसे किसानों को दे दे जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो इससे उनकी रिस्पेक्ट भी होगी और उनका नाम भी होगा। तो इस तरह से जमींदारों ने खुद से अपनी ज़मीन देनी शुरू कर दी। तो ये कहलाया ग्राम दान। और ये पूरी जो इंसिडेंट्स है विनोबा भावे के द्वारा जो स्टार्ट की गई वो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन या रक्तहीन क्रांति कहलाई। रक्तहीन क्रांति इसलिए कहलाई बेटा इसमें एक बूंद खून बहाए बिना ही इतना ज़्यादा चेंजेस हो गया, इतना ज़्यादा रिफॉर्म हो गया, तो इसलिए ये कहलाया ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। तो आई होप बच्चों आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब हमारा थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में हमारे एग्रीकल्चर का क्या योगदान है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे। आई होप बच्चों आपको एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ पढ़ने में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।